हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर से आ एसकेएमयू सेमेस्टर 2 25 से 29 सेशन का हिस्ट्री ऑनर्स का, जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है उसका मेजर पेपर 2, हिस्ट्री ऑनर्स का मेजर पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप पूरे अभी जो आपका गैप रहा सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम के बाद अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये ऐसा चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लें और उससे आप पास मार्क्स इजीली ला पाएँ, तो ये पर्पज़ है इस वीडियो का। और भी जो मेजर हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं उसका भी वीडियो आएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सुंग वंश की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करें। जो सुंग वंश है उसकी क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, उनका वर्णन करने के लिए बोला है। चलिए हम लोग आंसर को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक इतिहास में सुंग वंश का उदय हुआ। सुंग वंश की स्थापना लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने की थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया था उसके बाद जो है सुंग वंश का उदय हुआ था। पतन के साथ सुंग वंश का उदय हुआ था। सुंग वंश का स्थापना लगभग 185 ईसा पूर्व, जिसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, जिसको हम बीसी का बोलते हैं, बीसी में हुआ था। उसने अंतिम शासक मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बृहद्रथ है उसका हत्या करके पुष्यमित्र सुंग जो है उसने सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंगों का मुख्य केंद्र मगध था और उन्होंने उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखा। सुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र सुंग के नेतृत्व में सुंगों ने सैन्य शक्ति को मजबूत किया और अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया। भारत इतिहास में सुंग काल मौर्योत्तर राजनीतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण था। बोला है जो सुंगों का मुख्य केंद्र जो पावर हाउस था वो मगध था और उनका जो उत्तर भारत में जो क्षेत्र था उसमें धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा था। सुंग का जो मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद जो उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता को स्थापित किया है और पुष्यमित्र सुंग में सुंगों ने सैन्य शक्ति को मजबूत किया, जो अपना आर्म्ड पावर है उसको स्ट्रॉन्ग किया और अपना राजनीतिक प्रभाव बनाया। भारत में जो इतिहास का जो ये सब सैन्य का जो पावर हाउस बोलते हैं उनको सुंग वंश को बोला जाता है। और उसकी राजनीतिक जो पावर था, उसको किस प्रकार से राजनीतिक पावर था, उसके सेना के बारे में उस चीज़ को बताया गया है। उसका कुछ मुख्य चरण है, जैसे केंद्रीय शासन। वो जो अभी जैसे हम लोग का शासन होता है 2 लेवल पे, द्विशासनात्मक व्यवस्था है, केंद्र और राज्य। तो उसका जो केंद्र शासन है वो किस प्रकार होता था, केंद्र शासन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे सैन्य व्यवस्था, उसका जो सेना आर्म था, आर्म फोर्सेस, वो सब कैसा था उसके बारे में बताया गया है। क्षेत्रीय सेना कैसा था, पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियाँ, उन्होंने क्या क्या हासिल किया अपने जीवन में, उसके बारे में बताया गया। और पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है कि जो राजा है उसके बाद का नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, यानी वर्तमान का राजकुमार। ये पहला क्वेश्चन था, इस सबको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और ये PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 2 है हमारा, ब्रिटेन यूनानियों के भारत प्रभाव की चर्चा कीजिए, जिन्हें हम इंडो ग्रीक कहते हैं। जैसे सुंग शासक है, इस तरह से ये विदेशी शासक था ग्रीक, जिसे हम इंडो ग्रीक बोलते हैं या ब्रिटेनियन यूनानी बोलते हैं। देखिए इसका आंसर, इसका क्या प्रभाव पड़ा है भारत के इतिहास में, भारत के हिस्ट्री में, उसी के बारे में पूछा है। ब्रिटेनियन यूनानियों यानी इंडो ग्रीक वे यूनान के शासक थे जिन्होंने
उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ क्षेत्रों में शासन किया। उत्तर पश्चिम जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें कुछ हिस्सों पे ये शासन किए थे। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसमें से मुख्यतः आता है पंजाब, गांधार उत्तर पश्चिमी भारत में रहा है। जो गांधार और पंजाब का हिस्सा था उस सब में शासन किया है। मेनांडर यानी मिलिंद इनका सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। मिलांडर जो है इनका जो मेन रूलर था, यानी मेन बोल सकते हैं, इसको राजा बोल सकते हैं, वो था। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इंडो ग्रीकों का भारत में राजनीतिक शासन सीमित क्षेत्र और समय तक रहा था। ये कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए हम लोग का जो देश में राज नहीं किया है, हम लोग का क्षेत्र में राज नहीं किया है, वो कुछ समय के लिए था और इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन इनका सांस्कृतिक प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण था। सिख निर्माण कला और भारत यूनान सांस्कृतिक संपर्क में उनका योगदान भारत इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। इन लोग का वैसे कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, लेकिन इन लोग का जो सांस्कृतिक प्रभाव है, जो इन लोग का कल्चरल जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे सिख निर्माण कला और भारत यूनान सांस्कृतिक संपन्न, ये सब में योगदान रहा है। पहले हम लोग जानेंगे राजनीतिक प्रभाव क्या रहा है इनका। जो इंडो ग्रीक है उनके प्रभाव के बारे में जान रहे हैं। पहला राजनीतिक प्रभाव, इंडो ग्रीक शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। जो उत्तर पश्चिम भारत में उसमें पहले सबसे पहले राजनीतिक सत्ता यानी पॉलिटिकल पावर को स्थापित किया है। उन्होंने भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष और राजनीतिक संबंध दोनों बनाए। ये पहले पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद जो पॉलिटिकल संबंध है, राजनीतिक संबंध, वो सब बनाने लगा दूसरे राजा दूसरे शासकों से। दूसरा हमारा मिनांडर का शासक। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासकों में से था। बौद्ध ग्रंथ मेलिनपनो में उसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिनांडर और मिलांदो भिक्षु के बीच जो संवाद हुए हैं, जो कुछ बातचीत, उनके बारे में जिक्र मिलता है। इससे बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव का पता चलता है। मिलांडर का झुकाव जो था वो बौद्ध धर्म के साइड इनका झुकाव था। ग्रीक शासक का जो सिखों पर प्रभाव पड़ा है। इंडो ग्रीक ने भारत में उच्च गुणवत्ता वाले सिख प्रणाली को विकसित करने में योगदान दिया है। उनके सिखों पर शासन के चित्र, नाम और धार्मिक प्रतीक मिलते हैं। जो इंडो ग्रीक हैं वो सिखों पे जो होते हैं वो अच्छा प्रभाव डाला है। उनका जो नाम और प्रतीक है सिखों से जुड़ा मिलता है। कला पर प्रभाव, इंडो ग्रीक तथा अन्य विदेशी संपर्कों ने उत्तर पश्चिम भारत की कला में विकास योगदान दिया है। आगे चलकर गांधार कला के विकास के लिए यह सांस्कृतिक संपर्क महत्वपूर्ण आधार बना। कला में भी इन लोग का बहुत अच्छा योगदान रहा है। जो इन लोग का अन्य शासक जो दूसरे शासक है वहाँ से भी इन लोग को एक अच्छा संबंध स्थापित किया है और कला को विकसित किया है। मतलब होता है ना, कला को इन लोग एस्टेब्लिश किया और यहाँ से नई नई कला नया नया खेल लोगों को सिखाया है। ये धार्मिक प्रभाव है। सांस्कृतिक प्रभाव को देखिए हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। आप लोग ये सबको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा ही देंगे हम लोग। शक की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। शक एक वंश रहा है भारत के इतिहास में, तो शक शासक जो रहे उनका शासन व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। देखिए, शक मध्य एशिया से भारत में आने वाले विदेशियों समुदायों में प्रमुख थे। भारत में इनके शासन का विकास मुख्यतः पश्चिम भारत में हुआ है। शक शासकों को सामान्यतः छप्प और महाछप्प कहा जाता है। पश्चिम भारत में शक सत्ता का प्रमुख केंद्र गुजरात, मालवा और आसपास के क्षेत्र में था। शक शासक जो है मिड एशिया से आए थे। उन लोग मिड एशिया के थे यानी विदेशी थे और उन लोग अफगानिस्तान के रास्ते हुए आए थे। भारत में जो इनका शासक है वो मुख्यतः पश्चिम भारत में हुआ है, यानी वेस्ट इंडिया में जो गुजरात का क्षेत्र है उसमें।
ये क्षेत्र जो था वो गुजरात, मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र में। क्षत्रप व्यवस्था, ये क्षत्रप व्यवस्था क्या है, इनके बारे में जानते हैं। शकों की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्षत्रप प्रणाली थी। इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसको क्षत्रप व्यवस्था कहा जाता था। बड़े क्षेत्रों में क्षत्रप या महाक्षत्रप शासन करते थे। जो बड़ा क्षेत्र था उसमें क्षत्रप या महाक्षत्रप शासन करता था। इससे प्रशासन को स्थानीय स्तर पर संचालित करने में सहायता मिलता था। इन लोगों का जो ग्राउंड लेवल था उन पे कोई भी चीज़ को संचालित करने में बहुत सहायता मिलता था। अब हम लोग समझते हैं महाक्षत्रप को। महाक्षत्रप उच्च पद वाला शासक था। जो महाक्षत्रप होता था ना वो थोड़ा क्षत्रप से उच्च पद वाला शासक होता था। वह अपने अधीन क्षेत्रों में प्रशासन, न्याय और सैन्य व्यवस्था को नियंत्रित करता था। वो अपने अधीन में बड़े बड़े पावर को देखता था, जैसे शासन, न्याय और सैन्य व्यवस्था। मतलब पूरा फोर्स इसके हाथ में था, इसके हाथ में न्याय था और प्रशासन, मतलब मेन चीज़ महाक्षत्रप के हाथों में था। और जो इससे बाकी बच जाते हैं वो क्षत्रप के हाथों में था। और स्थानीय प्रशासकों ने स्थानीय परंपराओं और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। उन्होंने भारतीय परिस्थिति के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था परिवर्तन की। इन लोग का जो प्रभाव है, इन लोग ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला। जैसे इंडिया का कल्चर था, जो यहाँ के लोगों पे जो शासन किया तो अपना कल्चर को नहीं थोपा, इंडियन को अपना कल्चर नहीं थोपा और यहीं का कल्चर में उन लोग को रहने दिया जाता। उन लोग चेंज करने का कोशिश नहीं किया है। तो इसमें और कुछ है, जैसे इसमें से एक महत्वपूर्ण है जूनागढ़ अभिलेख। ये गुजरात में पड़ता है जूनागढ़, वहाँ एक जगह भी है। तो जूनागढ़ अभिलेख को जान लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। कुषाण साम्राज्य का जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उस पर हम लोग को नजर डालना एक बार। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुषाण साम्राज्य प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य एशिया और भारत में कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया। कुषाण जो है वो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था। कुषाण जो है उत्तर पश्चिम और भारत और मध्य एशिया, मतलब कुषाण एक बड़े क्षेत्र पे राज करते थे। पूरे इंडिया पे तो नहीं, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत पे और फिर उधर मध्य एशिया, जैसे अभी रसिया जा रहा है, रसिया उस एरिया में वहाँ शासन करता था और भारत के कई क्षेत्रों में ये शासन करता था। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे प्रसिद्ध था। कनिष्क को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का ही एक राजा है। कुषाणों में भारत और मध्य एशिया के बीच राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत किया। जो एशिया का क्षेत्र है, जैसे भारत और मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, उसमें जो संपर्क है, कनेक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग किया, ज़्यादा मजबूत किया है। कनिष्क के समय कुषाण साम्राज्य विशेष रूप से शक्तिशाली हुआ। कनिष्क जब कुषाण वंश का राजा था तो उन्होंने कुषाण वंश को बहुत पावरफुल बनाया है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति और व्यापार, धार्मिक संरक्षण में भारत इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। जो कुषाण वंश का राजा कनिष्क था, उनके शासनकाल में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं और जो भी सैन्य शक्ति बढ़ा है और व्यापार का जो नीति है वो चेंज हुआ है, धार्मिक जो संरक्षण हुआ है, ये सब जो परिवर्तन हुआ है वो भारत इतिहास में एक बढ़िया छाप छोड़ा है, बोल सकते हैं। मतलब गहरा प्रभाव छोड़ा है। मतलब दूसरे राजा उनसे प्रभावित हुए हैं, जनता भी उनसे प्रभावित हुआ है, उस चीज़ को बताया गया है। इससे कुछ पॉइंट्स है कि क्या क्या उन्होंने ऐसा चेंज किया और ऐसा क्यों राजा था वो, उसके बारे में यह बताया गया। साम्राज्य विस्तार कैसे करता था, प्रांतीय शासन उसका कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसा था, कितना स्ट्रॉन्ग था, कनिष्क शासन और प्रशासन और व्यापार किस तरह से करता था, ये सब चीज़ को यहाँ बताया गया है। सब चीज़ को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मतलब आपको जो वंश हैं, जो भारत इतिहास के जो विदेशी शासक रहे हैं, उनके बारे में जानना है, उनके वंश के बारे में जानना है और उनका शासन क्या रहा है। कोई मतलब विशेष, कोई भी वंश का जो विशेष होता है, जैसे
कनिष्क एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, तो उसके बारे में हम लोग को जानना था, उसका सैन्य शक्तियान, पावर और भी बहुत सारा चीज़ को। तो उस तरह से कोई वंश में जो विशेष चीज़ था उसको आपको पढ़ना है, उसको जानना है। सातवाहन वंश का जो शासन व्यवस्था है इसको भी पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे आ गया सातवाहन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो सातवाहन वंश है इसका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके बारे में आपको बताना है, इनकी मुख्य विशेषताओं को आपको कवर करना है। इस सबको PDF से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल में भूमि अनुदान की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो भूमि अनुदान में दिया जाता था उनकी व्यवस्थाओं का वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, संगम कालीन राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। जो संगम कालीन राजनीतिक व्यवस्था है उनकी व्याख्या करना है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, संगम काल दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में जानकारी मुख्यतः संगम साहित्य से प्राप्त होती थी। ये जो भारत इतिहास का ये जो संगम काल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, संगम कालीन राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। जो संगम कालीन राजनीतिक व्यवस्था है उसकी व्याख्या करने बोला है, उसको समझाने के लिए बोला है। संगम कालीन दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण चरण था। संगम कालीन जो है वो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन प्राचीन जो है वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस काल की जानकारी मुख्यतः संगम साहित्य से प्राप्त होता है। जो ये संगम कालीन है, ये सब की जानकारी जो है वो संगम साहित्य से हम लोग को प्राप्त होता है। संगम युग में दक्षिण भारत में अनेक छोटे बड़े राजनीतिक राज्य और स्थानीय प्रमुख मौजूद थे। इस काल में जो छोटे बड़े राजनीतिक राज्य हैं और स्थानीय प्रमुख ये सब इसमें शामिल था। इनमें चेर, चोल और पांड्या 3 प्रमुख राजवंश थे। इसमें जो संगम कालीन है इसमें 3 यानी चेर, चोल और पांड्या ये सब वंश शामिल था। संगम कालीन राजनीतिक व्यवस्था में चेर, चोल और पांड्य जैसे प्रमुख राजवंशों के साथ अनेक स्थानीय सरदार भी सक्रिय थे। ये जो तीनों वंश है चेर, चोल और पांड्य, इसके साथ जो अन्य सरदार था वो भी इसमें शामिल था। राजतंत्र, सैन्य शक्ति, कृषि और व्यापार इस राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार थे। इस जो राजतंत्र, सैन्य शक्ति, कृषि ये सब का महत्वपूर्ण आधार था। ये सब लोग सरदार और चोल, चेर और पांड्य ये सब। यहाँ चेर राज्य को समझाया गया है। चेरों का शासन मुख्यतः वर्तमान केरल और पश्चिम तमिल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में था। उनका व्यापार संबंध विदेशी क्षेत्रों के साथ भी था। जो चेर है वो वर्तमान में केरल में और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा में उसका शासन था। उनका जो व्यापार संबंध था वो विदेशों से था। ये चेर राज्य को समझे। उसका चोल राज्य, चोल का प्रभाव कावेरी नदी के क्षेत्र में था। कृषि और व्यापार उनकी राजनीतिक शक्ति के महत्वपूर्ण आधार था। चोल जो है वो कावेरी नदी के क्षेत्र में था। कृषि और व्यापार उसकी राजनीतिक शक्ति बना। पांड्य का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण तमिलनाडु था। उनकी राजनीतिक मंदूरें थी जो संगम साहित्य और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र थी। पांड्य का जो मुख्य क्षेत्र था वो तमिलनाडु का तमिलनाडु का साउथ वाला क्षेत्र था। उनकी जो उसका जो राजधानी था वो मदुरै था, जो संगम साहित्य का और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब वो सेंटर था। ये तीनों मिलके देखिए, चेर में जो विदेशी से व्यापार करता था, चोल में जो व्यापार और राजनीतिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी दोनों था, और पांड्या में वो सांस्कृतिक और साहित्य केंद्र था। मतलब तीनों मिलके एक पावर बना था। राजा का इसमें शक्ति, स्थानीय प्रमुख और युद्ध और सैन्य व्यवस्था, राज्य के साधन, विदेशी व्यापार, इस सब के बारे में बताया गया है कि विदेशी व्यापार किस तरह से होते थे, जो सेना था उसका वो कैसा था, युद्ध की नीति क्या था,
तो इस सबको बताया गया है, इसको पढ़िएगा। अब हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त का जो उपलब्धि है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या कितने युद्ध लड़े, कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, वो सब उनकी उपलब्धियों को बताना है आपको। इसको डिटेल में देख लीजिएगा। हम लोग आसान भाषा में इसके बारे में दिए हैं, जैसे गुप्त साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, लिच्छवी संबंध कैसे बने, महाराजा धीराज की उपाधि, सिक्का कौन कौन से चलाए, गुप्त संवत कौन कौन से थे, इस सब के बारे में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करें। समुद्रगुप्त जो शासक है, उनके जो विजय हैं, उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते हैं, उनके युद्धों के बारे में आपको बताना है, और वो किस तरह के शासक थे उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनकी उपलब्धियों का चर्चा कीजिए। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अचीवमेंट्स हैं उनको आपको बताना है। ये PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपका कोई भी चीज़ को लेके, कॉलेज रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस सब के रिलेटेड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से टैप करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी आपको देख लेना है। बाकी और कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ लेना है, वीडियो का जो काफ़ी लंबा बन जाएगा नहीं तो। गुप्तकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता, अगर आपको एक बार गुप्त काल को पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर में था कुछ क्वेश्चन गुप्त काल से थे, उनको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको गुप्त काल पूरा समझ में आ जाएगा। ये सब आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। गुप्त काल को एक बार समझ लीजिएगा तो इनके जो शासक वो भी समझ में आ जाएंगे। समतावाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। समतावाद को आपको समझना है। भारत समतावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। समतावाद है उसका मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। समतावाद को एक बार शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, उससे आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यूरोप एवं भारत समतावाद में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, अगर समतावाद को पढ़ लेते तो ये तीनों क्वेश्चन आपका इजीली कंप्लीट हो जाता। यूरोप के बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं, नहीं पढ़ते, फिर भी ये तीनों क्वेश्चन सही हो जाता है। एक में हाँ करके लिखते कि समतावाद ऐसा था, तो यूरोप में वैसा नहीं था। बस इस तरह से आप अगर बीच में लकीर खींच के बनाते तो ये आपका तीनों क्वेश्चन समतावाद को समझ लेने से सॉल्व हो जाता। इसमें क्वेश्चंस एक ऐसे हैं कि गुप्त काल, फिर गुप्त काल के राजा के बारे में बोला है, फिर गुप्त काल को समझाने बोला है। तो अगर आप गुप्त काल को पढ़ लेते हैं तो आपको इस प्रकार का जो सवाल है वो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था पर समतावाद के प्रमुख प्रभावों का चर्चा कीजिए। समतावाद पे जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव है उन पर चर्चा करने बोला है। भूमि अनुदान और समतावाद में संबंध। इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और सारा सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। थैंक यू।